नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। फरवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हुआ है और आज का चुनावी स्कोर कार्ड क्या है? नरेंद्र मोदी आज सुबह से पब्लिक के बीच में है। राहुल गांधी फरवरी के आखिरी हफ्ते में ब्रेक पर चले गए हैं। अब वो इंग्लैंड जा रहे हैं। अब वो मार्च की पहले हफ्ते में वापस लौटेंगे और फिर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। अखिलेश यादव इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। कल उनकी पार्टी टूट भी सकती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव है और योगी आदित्यनाथ के डिनर के बाद उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। इस डिनर में बीजेपी के सारे मंत्री हैं, एनडीए के सारे विधायक हैं और अखिलेश यादव के कैंप से भी कुछ विधायक गायब बताए जा रहे हैं। यूपी में क्रॉस वोटिंग होने वाली है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी संदेश खाली में बुरी तरीके से फंस गई है। महिला वोट हाथ से निकलता दिख रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इसी हफ्ते जेल जाने का डर सता रहा है। अगले महीने चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, तो चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 2024 का स्कोर कार्ड क्या कहता है, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। नरेंद्र मोदी के सामने विजय पथ है या अग्निपथ? मई में क्या रिजल्ट आएगा, मोदी को फरवरी में ही कैसे पता है? क्या नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म 100% कंफर्म है? प्रधानमंत्री डायरेक्ट पब्लिक के बीच है। मोदी को देश का मूड समझ आ गया है। अगर मोदी के विरोधियों को रिजल्ट पर शक है तो मोदी के चुनावी कोड को डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री जी जान लगाकर क्या कर रहे हैं? 543 सीटों का चुनाव है। मोदी ने 554 स्टेशन का भूमि पूजन कर दिया। अब आगे क्या करेंगे? मोदी के दिमाग में वैसा कुछ नहीं चल रहा जो राहुल, सोनिया, केजरीवाल या अखिलेश यादव सोच रहे हैं। मोदी 56 मिनट बोलते हैं लेकिन एक बार भी विरोधियों का नाम नहीं लेते। जानते हैं क्यों? क्या मोदी का कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है? अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी सच में 400 सीट जीत जाएंगे। मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता उनकी गारंटी मोदी लेता है और यह गारंटी 5 साल तक चलेगी? जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता उनकी गारंटी मोदी लेता है। मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि अगले 5 साल सरकार टांग नहीं अड़ाएगी? बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मोदी ने देश को यह क्यों समझाया कि अब छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े सपने देखने का वक्त आ गया है? आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। मोदी ने जून के महीने से अपने तीसरे टर्म की गारंटी किस कॉन्फिडेंस से दी? मोदी ने क्यों कहा कि तीसरे टर्म का काम अभी से स्पीड पर चल रहा है? अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। मोदी का यह कॉन्फिडेंस देखकर विरोधी भी हिले हुए हैं। मोदी नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कल मोदी ने समंदर के अंदर डूबी श्री कृष्ण की द्वारिका का दर्शन पूजन किया। इसके लिए मोदी द्वारका के समंदर में उतरे।
मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। पूरी दुनिया में मोदी के इस साहस की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन मोदी के लिए यह साहस से ज्यादा श्रद्धा का सवाल था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी श्रद्धा नजर नहीं आई, कालीन नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर में जब श्री कृष्ण की इस द्वारिका के दर्शन किए तो वो वहीं अंदर ध्यान मुद्रा में बैठ गए, लेकिन कांग्रेस को इसमें मोदी की आराधना या ध्यान नहीं, उनके नीचे कालीन नजर आया। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने बहुत स्मार्टली ट्विटर पर कालीन भैया लिख दिया। कालीन भैया मिर्जापुर नाम की एक वेब सीरीज में एक्टर पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर का फेमस नाम है, जो एक गुंडे की भूमिका में होते हैं। इसीलिए पवन खेड़ा ने इसी कालीन भैया के कैरेक्टर नेम को प्रधानमंत्री की समंदर के अंदर वाली इस तस्वीर में बहुत चालाकी से फिट कर दिया। जिस पार्टी के लिए पवन खेड़ा काम करते हैं, उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव के साथ यूपी के मुस्लिम मोहल्लों को नाप रहे हैं और इसी यादव कुलवंश का सबसे बड़ा नाम भगवान श्री कृष्ण का है, जिनकी आराधना के लिए प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा मोरपंख लेकर समंदर के अंदर गए थे। और इसी मोरपंख पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए हैं। मोदी ने वो मोरपंख समंदर में श्री कृष्ण को समर्पित किया था, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोरपंख उगेगा कि नहीं। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೀತದೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೀತದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ. कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर पहले ही अपना बहुत ज्यादा सियासी नुकसान करा चुकी है, जिसका खामियाजा उसे आने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर कांग्रेस मोदी की श्री कृष्ण आराधना का अपमान कर रही है। अयोध्या और द्वारका के बीच में भले ही दूरी 1745 किलोमीटर की हो, लेकिन दोनों जगहों में एक चीज और कॉमन लगती है, और वो है कांग्रेस की आस्था का सवाल, जो कहीं नजर नहीं आती। कांग्रेस अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि वो मोदी को जितने अपशब्द कहेगी, जितनी गाली देगी, मोदी उतने ही मजबूत होंगे। यह सिलसिला 2007 से चल रहा है और तब से अब तक मोदी लगातार जीतते आ रहे हैं और कांग्रेस हार रही है। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा और कांग्रेस गुजरात विधानसभा का चुनाव हार गई। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा, लोकसभा का चुनाव हार गए। 2014 में ही राहुल गांधी ने मोदी को जहर की खेती करने वाला कहा और लोकसभा चुनाव हार गए। 2016 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को एक बार फिर नीच और असभ्य कहा और कांग्रेस गुजरात विधानसभा का चुनाव हार गई। 2016 में ही राहुल ने खून की दलाली करते हैं मोदी कहा और वो अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हार गए। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा और वो लोकसभा का चुनाव हार गए। 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप जैसे हैं मोदी ये कहा और कांग्रेस की दुर्गति बहुत से राज्यों में हो गई। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। मोदी को गाली देने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कई बार तो मोदी खुद गिना चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी के विरोधी उन्हें और ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं। मोदी के लिए आस्था के साथ साथ विकास भी महत्वपूर्ण है, जबकि विरोधियों को मोदी विरोध के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यूपी में राहुल और अखिलेश दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश भी नहीं गए थे। दोनों को लग रहा है कि मुस्लिम वोट एकजुट हो गए तो वो बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि यूपी में मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार है, जहां योगी का गवर्नेंस का मॉडल रोज मजबूत हो रहा है। और यही वजह है कि यूपी के कानपुर में योगी ने अडानी की डिफेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अडानी की कंपनी अब सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे हथियारों से लेकर तोप गोला तक बनाएगी। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी के जमाने में कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 44 पे ले आए थे, फिर 52 मिली।
और उस जमाने में 1984 में 85 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक हारी थी कांग्रेस, बागपत चौधरी चरण सिंह जी वाली, और 84 जीती थी। राहुल गांधी जी के जमाने में सिर्फ एक जीत पाई रायबरेली, और मतलब अब 80 सीटें हैं तो 79 हार गए। कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भैया यानी राहुल गांधी जी, बबुआ आप सभी समझते हैं, और बुआ जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। विरोधी पूछते हैं कि मोदी ने 10 साल में क्या किया। आरोप लगाते हैं कि मोदी ने देश बर्बाद कर दिया, जबकि मोदी पूरा का पूरा हिसाब बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने पिछले 10 सालों में देश को घोटालों से बचाया है और इसी वजह से देश तरक्की के नए आयाम छू रहा है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहें, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोदी जो बात कर रहे हैं वो पूरे देश को दिख रही है। इसी वजह से मोदी तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के विरोधियों ने उन पर ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। वो हर पैंतरा आजमाना चाहते हैं, हर कोशिश करना चाहते हैं। जैसे केजरीवाल ये तो कह ही रहे हैं कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं, लेकिन अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आयुष्मान भारत के नाम पर घोटाला हो रहा है। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भाई तेरे को एक कार्ड देंगे, इंश्योरेंस कार्ड। वो कार्ड लेके आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपके परिवार का साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी कब? जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा। उसको खांसी है, बुखार है, रोज के मर्रा की दवाइयां वो नहीं मिलेंगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, टेस्ट नहीं होंगे डेली का। अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा तो तेरे परिवार का साल का 5 लाख रुपए का खर्चा मुफ्त है। इंश्योरेंस। अब वो इंश्योरेंस लेके क्या करे? उत्तराखंड में चले जाओ आप, कहीं अस्पताल नहीं, 50-50 कोस दूर लोग अपनी खटिया के ऊपर वो डंडी सिस्टम क्या कहते हैं उसको, वो लेके जाते हैं। वो वहां पे एक लोकल टर्म है। वो अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? मोदी का कॉन्फिडेंस देखकर विरोधी अंदर तक हिले हुए हैं। उन्हें यह साफ साफ दिखने लगा है कि अब दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला ही नहीं रह गया है। विरोधियों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया था जो कई राज्यों में तो टूट चुका है और जिन राज्यों में चल भी रहा है वहां बहुत कमजोर नजर आता है। इसीलिए विरोधी मोदी को रोकने के लिए अराजकता का सहारा ले रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन, जो ऐसा लगता है कि सिर्फ हेडलाइन में बनाए रखने के लिए ही शुरू किया गया। आज आंदोलनकारियों ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। आगे भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है और ऐसी ही एक अराजकता महाराष्ट्र में भी फैली हुई है, जहां मराठा आरक्षण के नाम पर फिर से आगजनी की जा रही है। वो भी तब जब सरकार आरक्षण का ऐलान कर चुकी है। यानी जो मांगे थी वो तो पूरी हो गई, अब बस विरोध के लिए विरोध हो रहा है। क्योंकि मोदी विरोधियों की कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव तक देश में ऐसे ही अराजकता का माहौल बनाए रखा जा सके।
बीजेपी को 370 सीटें कैसे मिलेंगी? मोदी ने इसके लिए कई फॉर्मूले तैयार किए हैं। एक एक फॉर्मूले पर बाकायदा काम हो रहा है। 370 सीट लाने वाला रथ भी रवाना हो गया, मिस्ड कॉल का नंबर भी जारी हो गया। बीजेपी ये सब कुछ अपना वोट बढ़ाने के लिए कर रही है। मोदी का 370 का जो फॉर्मूला है, उसके सेंटर में एक खास वोटर है जो धर्म की बात नहीं करता, जिसको राहुल गांधी की जाति जनगणना में इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ 2 मुद्दों पर अपना नेता चुनता है। जब भी वो खुलकर वोट करता है तो मोदी जरूर जीतते हैं। इस बार मोदी ने इसी स्पेशल वोटर को टारगेट 370 दिया है। मोदी का 370 वाला फॉर्मूला सेट हो गया। 370 के लिए कितने नए वोटर जोड़ लिए? मोदी का कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए इतना हाई है। कहां से वोट आएगा, कैसे वोट बैंक बढ़ेगा, कैसे वोट ग्राफ 370 पार होगा, हर सवाल का फॉर्मूला मोदी ने निकाल लिया है। सबसे पहले बात मोदी के बूथ फॉर्मूले की। 370 सीट के लिए हर बूथ पर 370 वोट का फॉर्मूला सेट हो गया। यह फॉर्मूला किसी जाति और धर्म से नहीं जुड़ा है। यह फॉर्मूला है जेन नेक्स्ट का, फर्स्ट टाइम वोटर्स का। देश में कुल 96.88 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 18 से 19 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स 1.85 करोड़ हैं। 2019 से 23.3% ज्यादा। 2019 में फर्स्ट टाइम वोटर्स 1.5 करोड़ थे। यही नहीं, कुल वोटर्स में से 20.38% यानी 19 करोड़ 74 लाख वोटर्स की उम्र 29 से 30 साल के बीच है। फर्स्ट टाइम वोटर्स और 20 से 29 साल के युवा वोटर्स को जोड़ दें तो कुल युवा वोटर्स 21.59 करोड़ हो जाते हैं। 2024 के चुनाव में ये युवा वोटर्स ही सबसे अहम होने जा रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में फर्स्ट टाइम और यंग वोटर्स का रुझान बीजेपी की तरफ रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई है। इसने मोदी की हैट्रिक नहीं तय की, बल्कि 370 सीटें कैसे आएंगी ये भी बता दिया। एक नए सर्वे में बताया गया है कि दिल्ली के 81% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स की पहली पसंद मोदी है। इनमें से 48% मोदी के जबरदस्त फॉलोअर्स हैं। वहीं 33% मोदी की कई पॉलिसीज को पसंद करते हैं। 10% ऐसे हैं जिनका रुख मोदी के साथ बदलता रहता है। 8% ऐसे यूथ हैं जो मोदी को नापसंद करते हैं। यानी 24 में ये यंग वोटर्स ही एक्स फैक्टर होंगे। अब समझिए, जब युवा वोटर्स पहली बार वोट डालने जाते हैं तो क्या होता है। लाइन ग्राफ कैसे सत्ता बदलता है। 2004 में 18 से 25 साल के युवाओं का वोट परसेंट 53% था। बाकी एज ग्रुप का 60% था तो कांग्रेस जीती। 2009 में युवाओं का वोट परसेंट 54% हुआ। बाकी एज ग्रुप का 59% तक पहुंचा तो भी कांग्रेस जीती। लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी ने सोशल मीडिया क्रांति शुरू कर दी। यूथ का वोट प्रतिशत 68% तक पहुंचा। दूसरे ग्रुप का 66% पहुंचा। मोदी पहली बार पीएम बने। 2019 में 18 से 25 साल के युवाओं की भागीदारी 67% थी। अदर्स की 68% थी। दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी की सबसे बड़ी खासियत है वो सामने वाले के हिसाब से ढल जाते हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, लैंग्वेज पर गौर करिए। BRO शब्द का इस्तेमाल हर किसी में है। कूल डूड वाली भाषा है जिसे आज का यूथ इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है। मेरा पहला वोट देश के लिए। इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे,
इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। इंस्टाग्राम पर 60% से ज्यादा यूथ हैं, जिनमें 18 से 24 साल के 30.8% युवा हैं। एक्स में 18 से 24 साल के 20.8% युवा हैं। मोदी सोशल मीडिया के जरिए पेपर पर परीक्षा के जरिए सीधे फर्स्ट टाइम वोटर से जोड़ते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स विश्व गुरु वाली इमेज, राष्ट्रवाद जैसे टॉपिक से ज्यादा प्रभावित होता है। हिंदुस्तान की नई पहचान बनाने वाले मोदी हैं और इसलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स उन पर भरोसा करता है। 2014 में बीजेपी को 36% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट दिया। बीजेपी को 31% वोट के साथ 282 सीटें मिली। 2019 में 41% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को 36.36% वोट के साथ 303 सीटें मिली। यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स के 5% वोट से बीजेपी ने 21 सीटें ज्यादा जीत ली। यानी 24 में बीजेपी को फर्स्ट टाइम वोटर्स का 15% ज्यादा वोट मिल जाए तो बीजेपी 370 तक पहुंच जाएगी। अगर 24 में फर्स्ट टाइम वोटर्स मोदी का साथ देंगे, हर बूथ पर बीजेपी के 370 वोट ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या हो सकता है वो समझिए। 2019 में बीजेपी 436 सीटों पर अकेले लड़ी, जिनमें 303 सीटें जीती, 133 पर हार मिली। इन 133 सीटों पर 71 सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और 40 सीटें ऐसी थी जिनमें 3 से 4% वोट स्विंग से बीजेपी जीत सकती थी। लेकिन क्या ये बात राहुल गांधी को पता है? क्योंकि 14 में कांग्रेस की हार का एक बड़ा फैक्टर फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया। 2004 में 18 से 22 साल के 27% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 2009 में भी 27% फर्स्ट टाइम यंग वोटर्स कांग्रेस के साथ गए, यानी एक ठहराव सा आ गया। 2014 में 10% घटकर ये 17% हो गया। 2019 चुनाव में गांधी परिवार ने युवाओं को जोड़ने की तमाम कोशिश की। नतीजा, फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कांग्रेस को 20% वोट दिया, जबकि 41% ने मोदी को चुना। मोदी ने यंग वोटर्स के वोट ऐसे ही हासिल नहीं किए। मोदी युवाओं से अपने आप को हमेशा जोड़ कर रखते हैं। उनको क्या पसंद है, उनकी क्या राय है, बारीक से बारीक चीजों का पूरा ख्याल रखा जाता है। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। 18 से 22 साल के 51% यंग वोटर्स और 23 से 25 के 51% वोटर्स ने 19 में मोदी के नाम पर वोट दिया। इसी तरह 2014 में 19% महिलाओं ने मोदी की पार्टी को चुना, तो 2019 में यह आंकड़ा 7% बढ़कर 36% हो गया। इन आंकड़ों से एक बात तो साफ है, यंगिस्तान को राहुल नहीं मोदी पर विश्वास है। राहुल का पॉलिटिकल कैलकुलेशन जाति जनगणना और ओबीसी पर अटका हुआ है। ओबीसी वाली बात में दम तो है, लेकिन ओबीसी युवाओं को किसमें दम दिखता है वो भी देखिए।
2014 में जहां 53% सवर्ण युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में ये बढ़कर 56% हो गया। 2014 में 36% अपर ओबीसी युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में ये बढ़कर 45% हो गया। 2014 में 44% लोअर ओबीसी युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में ये बढ़कर 58% हो गया। 2014 में जहां 28% दलित युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, 2019 में ये बढ़कर 35% हो गया। 2014 में 37% आदिवासी युवाओं ने बीजेपी को वोट किया, 2019 में ये बढ़कर 46% हो गया। बीजेपी को शहरी पार्टी बोला जाता था, गांव में उसकी पहुंच पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन जहां बीजेपी नहीं पहुंच पाती थी वहां पर भी मोदी ने उसको पहुंचा दिया। आज शहरों का कोल्डूड, यूथ हो या गांव के युवा, हर कोई जानता है उनको आगे कोई बढ़ा सकता है तो वो मोदी है। 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 34% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं 2019 में ये बढ़कर 40% हो गया। 2014 में कस्बों में रहने वाले 35% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 2019 में ये बढ़कर 44% हो गया। 2014 में शहरों में रहने वाले 34% युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं 2019 में ये बढ़कर 38% हो गया। मोदी जब 370 सीट की बात करते हैं तो वो हर उस युवा की बात करते हैं जो पहली बार वोट देने निकलेगा। उसके मन में क्या है, वो किसको विजयी बनाएगा, ये समझना अब कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा। मोदी 400 के पार कैसे जाएंगे? मोदी ऐसे ही ये बात नहीं कर रहे हैं। मोदी के पास इसका पूरा प्लान है। मोदी के मिशन 400 में मुसलमानों का भी अहम रोल होने वाला है। भड़काऊ लॉबी मोदी के खिलाफ भड़काएगी जरूर। टीम मोदी मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रही है। कौन भड़का रहा है, कौन जोड़ रहा है? मोदी का मिशन 400 मुसलमान कैसे पूरा कर रहा है? क्या 2024 में मुस्लिम वोट मोदी के फेवर में स्विंग करेगा? अगर ऐसा होता है तो किस सीट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? पोलिंग बूथ पर मुस्लिम वोट की कतार में क्या मोदी की जय जयकार होगी? 2024 के चुनाव में मुसलमानों का फैसला समझना है तो इस रिपोर्ट को देखिए। मुसलमान डर रहे हैं या निडर हो गए हैं? मुसलमान क्या सोच रहा है? उसे मोदी के पास जाना है या हराना है? मुसलमान वोटर का फैसला क्या है? 24 का चुनाव है, 400 सीट की बात है, इसीलिए ये सवाल है। इस बार मुसलमान कितना मोदी के साथ है? ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ऐसे मौलानाओं और ऐसे नेताओं की वीडियो क्लिप फिर से तैर रही है जो मोदी से मुसलमानों को डरा रही है, भड़का रही है। अब तक मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न कहता है कि ऐसे भड़काऊ बयानों से मुसलमान वोटर्स पर इंपैक्ट पड़ता है। इन्हीं में से माजिदुल्लाह खान और ओवैसी जैसे पॉलिटिकल नेता हैं। तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या योगी हो या हिंदुस्तान का मोहन भागवत हो या कोई हो, अरे तेरी टांग पे टांग रख के चीर के गुलाम मुस्तफा होने का ऐलान करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। करना है केस करो, जेल भेजो। अरे जेल तो हमारा घर है, हम जाते आते रहे। ये बीजेपी आरएसएस इन लोगों को तैयार कर रही है। नहीं, CAA से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को CAA की सी नहीं आती, तुम्हारे को CAA का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको NRC NPR नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही है जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता, जिनको ना कुरान और सुन्नत से कोई वास्ता, ना समझ उनको। नहीं, कुछ नहीं होता, मस्जिद पे बातचीत करनी चाहिए। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर ये अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दिया, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अपनी बात करो, अल्लाह के घर की बात करने की तुमको इजाजत नहीं है। मोदी के वोट देने के नाम पर मुसलमानों में
दो लॉबी है। एक लॉबी वो है जो मोदी के नाम पर डराती है, भड़काती है। ओवैसी और माजीउल्लाह खान जैसे लोगों की सियासत इसी से चलती है। देश में 100 में से 93% मुसलमान हैं जो मोदी को वोट नहीं करते। ये लोग उन्हीं वोटर्स को टारगेट करते हैं। दूसरी लॉबी है जिसमें 100 में से 7 से 8% मुसलमान हैं जो मोदी को पसंद कर रहे हैं। 14 और 19 में यह आंकड़ा घटा नहीं तो बढ़ा भी नहीं है। जिनको मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, ये कहते हैं मोदी के पास जाओ, मोदी को समझो। इसमें बरेली के शाह मौलाना शहाबुद्दीन जैसे मौलाना हैं और अजमेर दरगाह से लेकर जयपुर दरगाह के कई सूफी धर्मगुरु। और मैं भारत के मुसलमानों को मशवरा दे रहा हूं कि वो लोकसभा के इलेक्शन में शिद्दत के साथ नरेंद्र मोदी जी की मुखालफत न करें, विरोध न करें। इसलिए सेकुलर पार्टियां ने जो है ठेका लिया है और वो ठेका मुसलमानों के कंधे पे डाल दिया है कि बीजेपी हराओ का अभियान से मुसलमान ही चलाता है और मुसलमान का ही है काम चलाना। तो इस ठेकेदारी को खत्म करना है और जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, वो लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मुसलमान इससे बरी जिम्मा होता है और लोकसभा के चुनाव में मुसलमान विरोध नहीं करेगा। मुसलमानों के मन की बात क्यों जरूरी है, उसके पीछे सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्योंकि अगर पिछले चुनाव का वोटिंग पैटर्न पलट गया, मुसलमानों का मिजाज बदल गया, मोदी के नजदीक मुसलमान चला गया, तो समझिए 24 में कांटा 400 पार आसानी से चला गया। ये तो दिख रहा है कि मोदी की तरफ मुसलमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, भले ही स्लो स्पीड से बढ़ रहा है। ये बात क्यों कह रहे हैं, पहले अजमेर के सूफी धर्मगुरु को सुनिए, फिर आप अंतर कर सकेंगे कि कौन मुसलमानों को भड़का रहा है या कौन सही डायरेक्शन में चलने की सलाह दे रहा है। मोदी जी इस देश में संवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री बने, डिक्टेटर बन के प्रधानमंत्री नहीं बने। देश की जनता ने उनको वोट दिया है और इस देश का आइन इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी इस आइन में तोड़ मोड़ करके किसी का अधिकार छीन लेगा। नहीं, वो सबका साथ सबका विकास के तहत इस मुल्क में आए और 10 सालों से ये डराया जा रहा है। हमेशा कभी भी कोई बात होती है तो मुसलमान डराया जाता है कि साहब आरएसएस और मोदी जी के नाम पे। देखिए, ये हुकूमतें हैं, ये फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं, मुल्क की आवाम की हिफाजत के लिए काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। ये उनके ऊपर जुल्म करने की नीयत से नहीं आते हैं और मोदी साहब ने ये साबित भी कर दिया है। मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अंदर आज की तारीख में उनको जो मान सम्मान मिल रहा है वो हर भारतीय को मान सम्मान मिल रहा है, उनको अकेले का मान सम्मान नहीं है। और हमारे देश का नाम रोशन किया। आज मुस्लिम कंट्री किस तरीके से बाहें बिछा के मोदी जी का इस्तेकबाल करते हैं, आज तक हुआ ऐसा? और इस मुल्क में जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीम आई है, बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए तो कुछ ज़्यादा ही आई है, तो उसमें किसी तरीके से भेदभाव नहीं किया गया है। इसलिए लोग डराना बंद करें कि ये आ जाएंगे हुकूमत में, ऐसा होगा वैसा होगा। हम इसमें कोई वोट की अपील नहीं करें, लेकिन लोग खुद आत्मचिंतन करें। हमेशा हमारे मज़हब ने भी यही सिखाया है कि हर एक दूसरे से मोहब्बत करो। अब जो भ्रांतियाँ जो ये दंगा फसाद के फैलाने वाले हैं, वो बीच के लोग हैं, ना कि जो समझदार लोग हैं वो नहीं फैला रहे हैं, जो कुछ शरीर लोग हैं जिनकी सोच गलत है। प्रधानमंत्री जो होता है पूरे देश का होता है और देश के लिए काम करते हैं, किसी एक कम्युनिटी के काम नहीं करते, वो सबके हित में काम करते हैं। और मुसलमानों को किसी से कोई खतरे की बात नहीं है। ये जो लोग आपस में दंगा फसाद कराना चाहते हैं, ये उनके बहकाव में ना आए और कोशिश करें अपने देश के हित में अच्छा काम करने की। अजमेर दरगाह के धर्मगुरु हैं, खुद फैसला कीजिए। और ये हैं माजिदुल्लाह खान फरहत, जो तेलंगाना के हैदराबाद में मजलिस बचाओ तहरीक के अध्यक्ष हैं और ये भी वहीं से आते हैं जहां का अनाज ओवैसी खाते हैं। दोनों में सियासी कंपटीशन है। दुकान चलानी है तो ओवैसी से 2 कदम आगे चलते हैं। मुसलमानों को मोदी, योगी और संघ के नाम पर डराते हैं और खुद को सही बताते हैं। आप बताओ, मैं कहा किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ बोला क्या मैं? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। क्या उस तरह के शब्द का उपयोग करना? अरे हाँ, उन लोगों ने क्या नहीं बोल रहे? दिल्ली के अंदर मिनिस्टर बोल रहा गोली मार दो बोल रहा, उसके ऊपर कोई बहस क्यों नहीं कर रहे भाई? गली गली आप लिंचिंग करके मार दे रहे, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? हम तो खाली मुंह से बोले कि अगर ऐसा करेंगे तो हम भी उतरेंगे मैदान में। हम किसी रिलीजन के खिलाफ में या कैसा बोलेंगे रिलीजन के खिलाफ में? वी गॉट अवर ओन कंसाइंस। हमारे को जमीर नहीं है क्या?
हमारे भाई है वो, हम रात दिन साथ रहते। वी आर अगेंस्ट द पीपल हु आर इंस्टिगेटिंग अ सिविल वॉर इन दिस कंट्री। माजिदुल्लाह खान क्यों ऐसे बोल रहे हैं? उनको पता है कि जितना वो मुसलमानों को डराएंगे उतना अपना वोट बनाएंगे। 1993 में टाडा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया था और 93 के आरोपियों के साथ संबंध होने के संदेह में 3 महीने के लिए पुलिस हिरासत में थे और 9 महीने के लिए न्यायिक हिरासत में। ओवैसी पर उन्होंने यह आरोप लगाया था कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ओवैसी ने उनके साथ गंदा खेल खेला था। इसके बाद खान बहुत पॉपुलर हो गए। 1994 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले उन्हें जमानत दे दी गई। लोकप्रियता के कारण उनकी पार्टी ने 2 सीटें जीती, यानी उनके पिता चंद्रयान गुड्डा निर्वाचन क्षेत्र से और उनके करीबी सहयोगी मुमताज खान ने याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र से AIMIM से जीत हासिल की। अब सवाल है कि मुसलमान क्या इनकी सुनेगा जो अयोध्या बाबरी के नाम पर भड़काएंगे, डराएंगे, या मुसलमान उनकी सुनेगा जो रोटी, कपड़ा और मकान के लिए मोदी पर भरोसा जताएंगे?